गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को छंद के अंग के बारे में बता रहे थे कि छंद के कितने अंग होते हैं। तो छंद के 6 अंग होते हैं। उसमें से हम अगली वीडियो में आप लोगों को वर्ण के बारे में बता दिए थे। आज हम आप लोगों को मात्रा और पाद या चरण के बारे में बताएंगे। तो सबसे दूसरे नंबर पे आता है मात्रा, ठीक है। तो किसी मात्रा का मतलब यह होता है कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण को ही हम या मात्रा कहते हैं, ठीक। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण को ही हम मात्रा कहते हैं। कोई पूछता है कि मात्रा किसे कहते हैं, तो इसका यह मतलब है कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण को ही हम मात्रा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार मात्रा के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। मात्रा के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन? तो पहला होता है ह्रस्व, ठीक है, और दूसरा होता है दीर्घ, ठीक है। देखिए, ह्रस्व और दीर्घ का मतलब कि ह्रस्व में कितने स्वर आते हैं और दीर्घ में कितने स्वर आते हैं, इनको आप लोगों को भली बात जानना है, सुनिएगा ना। तो देखिए, कह रहे हैं कि इस प्रकार मात्रा के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर, ठीक है। अब रह गई बात कि ह्रस्व स्वर में कौन से, ठीक ना, स्वर आते हैं या कौन सी मात्रा आती है, और दीर्घ स्वर में कौन सी मात्रा आती है, ठीक है। समझने की बात यह है कि ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है और दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है। मात्राओं में भी कुछ मात्राएं जो हैं बड़ी होती हैं और कुछ मात्राएं जो हैं छोटी होती हैं, समझेगा ना। तो देखिए, ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा, छोटी मात्रा, ठीक है ना, और दीर्घ स्वर का मतलब यह होता है बड़ी मात्रा। तो देखिए, हम बता रहे हैं यह ह्रस्व स्वर है ना, इसका मतलब होता है छोटा, छोटा, ठीक है। और ये दीर्घ स्वर है, इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक। पहले ये 2 चीज आप जान लीजिए, ठीक है। ये पहला आप लोगों को बताया मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा की परिभाषा क्या होती है। तो आप लोग बताएंगे कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण को, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण को ही हम मात्रा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार मात्रा के 2 प्रकार होते हैं, ठीक। कौन कौन? ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटी मात्रा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ी मात्रा। अब कौन छोटी मात्रा है और कौन बड़ी मात्रा है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो ह्रस्व स्वर में जैसे मान लीजिए स्वर आता है और, ठीक है, और फिर छोटी ई, फिर छोटा ऊ, फिर रे, समझ आएगा ना। ये 4 जो स्वर, ठीक, ये 4 जो स्वर हैं यह ह्रस्व स्वर, समझ आएगा ना। यह जो जैसे अ है, ठीक, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री, समझ में आएगा ना। ये जो स्वर हैं इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक ना। ये यही ह्रस्व स्वर, ठीक ना। हमेशा कभी भी पूछता है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आप लोग बता दीजिए ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ठीक। कौन कौन? तो अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री,
यानी ह्रस्व स्वर का मतलब ही होता है छोटा, जान लीजिए। ठीक, कई बार बताए हैं, फिर बता रहे हैं, इसको भली बात या अच्छी तरह से इसको आप लोग जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर के बारे में आप लोग जान गए। ह्रस्व स्वर का मतलब छोटा। इसमें मात्राएं कौन आती हैं? तो अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे ये आपका आता है दीर्घ। ठीक है, दीर्घ में कौन कौन मात्राएं आती हैं? तो देख लीजिए, दीर्घ में आ है, ठीक, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, फिर इसके बाद अ है, ओ है और औ है। ठीक, तो देखिए यह आ है, ठीक, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, फिर ए है, अ है, ओ है, औ है। ठीक, तो यह जो ये जो सात जो क्या है स्वर है, इन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, ये सात जो स्वर हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो आ है, ठीक, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, अ है, ठीक ना, ओ है, औ है। हम आगे आप ये लिख दिए हैं कि ह्रस्व स्वर का मतलब छोटा और दीर्घ स्वर का मतलब बड़ा। समझ आएगा ना? अब आप लोग मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा के कितने प्रकार हैं, ठीक, ये आप लोग इसको भली बात जान गए। ह्रस्व और दीर्घ की यही पहचान है। ठीक, कि जहाँ जहाँ ये मात्रा हो, ठीक, वहाँ जो है ह्रस्व स्वर है, और जहाँ पे ये मात्राएं हों वहाँ जो है दीर्घ। तो इस मात्रा को पहचानना आपको है। ठीक है, अक्सर करके पूछा करता है, क्योंकि जब आप दोहा पढ़ते हैं, सोरठा पढ़ते हैं, ठीक ना, चौपाई पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर ये मात्राएं लगी होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो बस इतना ही आप लोग जानिए कि ह्रस्व स्वर का मतलब छोटा और दीर्घ स्वर का मतलब बड़ा। ठीक है, तो ये आपका रहा छंद के अंग में दूसरा मात्रा। अब इसके बाद हम आपको यह तीसरा बता रहे हैं, ठीक है, पाद या चरण। एक एक दो दो करके आपको पढ़ा रहे हैं कि ताकि उस चीज़ को आप लोग भली बात जान जाएं। ठीक है, पाद या चरण। चरण इसका मतलब यह होता है, दोनों एक ही है। ठीक है, मतलब यह है कि जो भी दोहा, ठीक है, और सोरठा या चौपाई जो लिखे गए हैं, ठीक है, उनके चरण होते हैं। ठीक है, उनके चरण होते हैं। कई चरणों में लिखे गए हैं, 2 लाइनों में लिखे गए हैं, या 3 लाइनों में लिखे गए हैं, या 4 लाइनों में लिखे गए हैं, या 6 लाइनों में लिखे गए हैं। ठीक है, तो यह पाद या चरण का मतलब यह होता है। ठीक ना, इसका मतलब कि पाद या चरण किसे कहते हैं? तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि प्रत्येक छंद में, ठीक ना, प्रत्येक छंद में कम से कम, ठीक, प्रत्येक छंद में कम से कम 4 भाग होते हैं। ठीक, प्रत्येक छंद में कम से कम 4 भाग होते हैं, जिन्हें पाद या चरण कहते हैं। ठीक, कम कहा गया कि मैंने प्रत्येक छंद में कम से कम, ठीक, प्रत्येक छंद में कम से कम 4 भाग होते हैं, जिन्हें पाद या चरण कहते हैं। समझेंगे ना? कुछ ऐसे छंद भी होते हैं, ठीक, कुछ ऐसे छंद भी होते हैं जिनमें चरण तो 4 होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे छंद होते हैं जिनमें चरण तो 4 होते हैं, पर, ठीक है, पर लिखे हुए 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि चरण 4 होते हैं, ठीक ना, पर लिखे हुए 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। वह कौन सा है?
ठीक है। तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए कर रहे हैं, पाद या चरण का मतलब जान लीजिए कि प्रत्येक छंद में कम से कम ठीक 4 चरण होते हैं जिन्हें पाद या चरण कहते हैं। कुछ ऐसे छंद भी होते हैं, कुछ ऐसे छंद भी होते हैं जिनमें चरण तो 4 होते हैं, जिनमें चरण तो 4 होते हैं पर लिखे हुए 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। ठीक है, जैसे में ठीक है, जैसे मान लीजिए दोहा हुआ, सोठा हुआ, बरवय आदि। ठीक है, दोहा हम लिखते हैं, चाहे वो कबीर का दोहा हो, चाहे वो रहीम का दोहा हो, ठीक है, चाहे रसखान का दोहा हो, समझ आया ना। ये जो दोहे हैं, तो दोहे में जो कामा जो दिया रहता है, ठीक है, तो उसमें भी 4 चरण होते हैं, परंतु इन कवियों ने, चाहे कबीर, रहीम, ठीक है, रसखान में जो भी दोहा लिखा वह सिर्फ 2 लाइनों में लिखा है। सोठा का मतलब आप लोग जानते ही हैं, यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक, तो वरवय उसी तरह दोहे जैसे ही लिखा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह दोहा सोठा बरवय, यानी कहने का मतलब है कि इसमें भी 4 चरण होते हैं, परंतु यह 2 लाइनों में लिखे जाते हैं। समझा गया ना। 4 चरण होते हुए भी यह कितने 2 लाइनों में लिखे जाते हैं। ठीक है, आदि। आगे देखिए, कुछ छंदों में कितने 6 चरण होते हैं। कुछ छंदों में 6 चरण होते हैं, जैसे है ना, जैसे कुंडलिया हुआ, छप्पय हुआ। ठीक है, इसे जो 6 चरण में जो लिखे जाते हैं वह कुंडलिया और छप्पय, यह जो है कक्षा 11 और 12 में दिया है। ठीक है, तो 9 और 10 में यही दोहा और सोठा वरवय। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब यह है पाद या चरण। चरण का मतलब या पाद का मतलब यही होता है कि कोई भी दोहा, ठीक है, या कोई भी पद जो लिखा गया है उसमें चरण होते हैं। ठीक है, कोई 2 चरण में लिखा गया है, कोई 4 चरण में लिखा गया है, कोई 6 चरण में लिखा गया है। समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब कि कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी छंद होते हैं जिनमें चरण तो 4 होते हैं पर लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। तो वह कौन से चरण हैं जिनमें 4 चरण होते हैं और लिखे 2 ही लाइनों में जाते हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं दोहा, सोठा, बरवय। ठीक है ना। और कुछ छंदों में 6 चरण होते हैं, जैसे कुंडलिया है और छप्पा। तो ये छंद के जो अंग हैं, छंद के अंग जितने भी 6 अंग जो हैं, इसके बारे में आप भली बात जब इसको पढ़ लेंगे और लिख लेंगे, याद कर जाएंगे, तब आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा। तो देखिए मात्रा के बारे में आपको हम बता ही दिए। ठीक, इसके बाद पाद या चरण के बारे में बता दिए। 2 चीज़, इन दोनों को जो भी थोड़ा थोड़ा करके बताया जाता है इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तब इसके बाद सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो आज मैं इस मात्रा और पाद या चरण के बारे में हम आप लोगों को बताए। फिर छंद के जो अगले जो अंग हैं उसको हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।